ठीक है ना मम्मी, अब इतना भी ज्यादा दुखी ना हुआ करो, जो हुआ सो हुआ। अब हम अपने छोटे सागर की शादी में अपनी मर्जी का सब लेंगे। इतनी टेंशन लोगी ना तो और बीमार हो जाओगी। ये बात ननद रानी प्रीति ने अपनी जल्दी जल्दी रस के साथ चाय सुड़कती हुई माँ से कही, जो साथ में 2 कटोरी नमकीन भी लेकर बैठी थी। ये सुनकर माँ रज्जो देवी भी थोड़ा सख्ते में आ जाती है कि आखिर उनकी बिटिया रानी को हुआ क्या है। खैर, लगता है रज्जो के साथ साथ आप लोग भी नहीं समझे। बताते हैं, थोड़ा सब्र करो भाई। लाओ भाभी, मेरी भी चाय दे दो। जी दीदी, अभी लाई। इतना कहकर रागिनी प्रीति के लिए चाय लेने चली जाती है और रज्जो अपनी बेटी की तरफ कुटिल मुस्कान फेंकते हुए कहती है, क्या हुआ बिटिया रानी, अभी क्या कह रही थी? चिंता मत करो भाई, मैं तो बढ़िया अच्छी खासी बैठी हूँ। ये सुनकर प्रीति बड़े ही जोर से हंसती है। अरे मेरी भोली माते, तुम भी ना बड़ी ही सीधी हो। अरे ये तुम्हारी जो बहू रानी है ना, ये सब इनको सुनाने के लिए कह रही हूँ। शायद इसी बहाने ये अपने घर से कुछ तो लेकर आए। ये सुनकर रज्जो भी मुस्कुराने लगती है। वाकई में मेरी बिटिया रानी तो एकदम सुपरस्टार है, कोई तोड़ नहीं है तुम्हारा, मान गए। तभी रागिनी प्रीति के लिए चाय लेकर आती है। लीजिए दीदी, आपकी गर्मा गर्म चाय और साथ में इंदौरी पोहा। देखिए जरा खाकर और फिर बताइए कैसा बना है। ये पोहा तो अपनी जगह ठीक है, लेकिन मुझे चाय के साथ हमेशा से बिस्किट चाहिए। ये आपको अब तक पता नहीं क्या भाभी? अच्छा दीदी, सच में मुझे ये बात पता नहीं थी। रुकिए, मैं अभी आपके लिए लेकर आती हूँ। रागिनी जाकर प्रीति के लिए रसोई से बिस्किट लेकर आती है। लीजिए दीदी, आपके लिए बिस्किट। अब जल्दी से चाय पीजिए, नहीं तो ठंडी हो जाएगी। ठंडी हो नहीं जाएगी, बल्कि ठंडी हो गई है। प्लीज दोबारा गर्म करके लाओ। ये सुनकर रागिनी को बड़ा अजीब लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों पहले नई नवेली ब्याह कर आई रागिनी बिना कुछ कहे रसोई में जाती है और चाय को दोबारा गर्म करके लाती है। लो दीदी, आपकी चाय। एक बात कहूँ आपसे? हाँ बोलो। आप ना ये मार्केट के बिस्किट मत खाया करो। मैं आपके लिए बढ़िया से बिस्किट घर में बनाकर रखूंगी, फिर आप वो खाना, फिर बताना। क्यों बहू, ये मार्केट वाले बिस्किट में क्या कमी है जो ये बिस्किट अब घर में बनाएगी तू? मम्मी जी, ये मार्केट में पाम ऑयल और खराब क्वालिटी का मैदा यूज करते हैं, इसलिए मैं शादी के पहले भी अपने मायके में घर के ही बिस्किट बनाकर रखती थी। अच्छा भाभी, ने की यार पूछ इसी बात पर आज शाम को ही बना देना आप। हाँ दीदी, जरूर। लेकिन मुझे किचन में कहीं पर भी माइक्रोवेव या फिर ओटीजी रखा हुआ नहीं दिखा। आप एक बार बता दो, फिर मैं आज ही बनाऊंगी। ये सुनकर प्रीति की त्योरियां चढ़ जाती है। हमारे घर में माइक्रोवेव नहीं है भाभी, ये तो आपको आपकी शादी में साथ में लाना चाहिए था। ऐसी छोटी मोटी चीज भी नहीं लाई आप भाभी। रागिनी ये सुनकर सन्न हो जाती है, क्योंकि शादी को अभी जुम्मा 8 ही दिन हुए थे और वो अपने ससुराल में ज्यादा किसी से परिचित नहीं थी। रागिनी भरी आंखों से किचन में पहुंचती है और जोर जोर से रोने लगती है। मेरे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है? मेरे पिताजी ने इतना भी कम नहीं दिया, अपनी हैसियत से ज्यादा बढ़कर दिया, और इन सबसे बड़ी बात की इन्होंने जो बताया था उससे ज्यादा ही दिया है। रागिनी ये सब सोच रही थी, तभी बाहर से आवाज आती है। रागिनी बहू, शाम को बढ़िया खाना बना लेना, तुम्हारी बड़ी ननद मेघा आने वाली है। जी मम्मी जी, जैसा आप कहें। भाभी रसोई से ही बताती रहेंगी या यहाँ पर भी आकर बताएंगी कि आप क्या बनाने वाली है खाने में? जी अभी आई। रागिनी वापस हॉल में जाती है। जी दीदी। अरे बताओ भाई, आज खाने में क्या बनेगा? मेरी फेवरेट तो दाल मखनी है, तो वो बना दूं। अभी फ्रूट्स भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, तो एक फ्रूट रायता भी बना दूंगी। हाय हाय, अब दामाद जी और बिटिया रानी आएगी तो क्या अकेले इन दोनों चीजों से काम चलेगा? अरे एक बढ़िया पनीर की सब्जी तो बननी चाहिए, और साथ में दही भल्ले बनाना मत भूलना। ठीक है भाभी, इसके अलावा भी अगर कुछ बनाना आता हो तो मुझे बता दो, ये सब तो मैं ही बना लूंगी। इन्होंने कुछ बनाने के लिए मना नहीं किया, अब इनको बेइज्जत कैसे किया जाए। चलो कोई नहीं, देखते हैं। शाम होते होते मेघा अपने पति और बच्चों के साथ अपने मायके आई। और मम्मी कैसी हो? अब तो 2 सांस पड़ गई, बड़ी खुश नजर आ रही हो। क्या खुश नजर आ रही है मम्मी? वो तो उल्टा टेंशन में है।
वो तो मैं ही उन्हें पूरा दिन समझाती रहती हूँ, जो हुआ सो हुआ, अब छोटे भाई की शादी में देखेंगे। ये बात तो है। वैसे कुछ मिला नहीं राहुल की शादी में जैसा हम लोगों ने सोच रखा था, पर ठीक है मम्मी, जो हुआ सो हुआ। वैसे भाभी कहीं दिखाई नहीं दे रही। तभी सामने से चलती हुई रागिनी मेघा और बाकी सबके लिए शरबत बनाकर लाती है। हाँ भाई, हम शरबत तो पी लेंगे, लेकिन तुम्हारे जीजा जी ये शरबत नहीं पियेंगे, वो सिर्फ कॉफी लेते हैं। ठीक है दीदी, मैं उनके लिए बढ़िया सी कॉफी बना देती हूँ। अब बढ़िया सी कॉफी तो इस घर में बनने से रही। क्यों दीदी? अब हमारे ससुराल की तरह यहाँ पर कॉफी मशीन तो है नहीं जो अच्छी सी कॉफी बन पाए। आप भी क्या भाभी, अपने साथ एक अच्छे से कॉफी मशीन भी लेकर नहीं आई। मम्मी, हम पहले ही बताए दे रहे हैं, सागर की शादी में कॉफी मशीन जरूर ध्यान से लेना। तभी प्रीति बीच में बोलती है, माइक्रोवेव का बोलना मत भूलना मम्मी, बड़े से कुछ ज्यादा ही उम्मीद लगाई रखी थी हमने। रागिनी का मन फिर से मुरझा जाता है और वो रसोई में कॉफी बनाने चली जाती है। शाम को सब खाने की टेबल पर बैठते हैं। क्या बनाया भाभी आपने खाने में? देखिए ना दीदी, खुद ही देखिए आज आपकी भाभी ने क्या क्या बनाया है। मेघा कैसरोल खोल खोल कर देखती है। अच्छा, तो आज कढ़ाई पनीर बनी है, दाल मखनी, ओके, खाना तो अच्छा बना है। अरे तेरी माँ ने बताया था सारा मेनू, तेरी भाभी को तो अच्छा कैसा नहीं बनता। ये सुनकर सब लोग जोर जोर से हंसने लगते हैं। वाह मम्मी, मान गया आपको, इसे कहते हैं बिना कुछ के सारा क्रेडिट खुद ले लेना। मेघा मुंह बनाते हुए कहती है। राहुल भैया, अब तो 4 दिन में ही भाभी के आते ही बदल गए। अरे मम्मी ने जरा सा मजाक क्या कर दिया, आप तो एकदम शादी वाले फूफा जी बन गए। माहौल की गर्मी को भांपते हुए रागिनी बीच में बोल पड़ती है। अरे दीदी, खाना तो टेस्ट करिए, इनकी तो आदत ही है ऐसे मजाक करने की। खाना खाकर बताइए ना कैसे बनाया मैंने। दाल मखनी तो ठीक बनी है, लेकिन इसमें नमक इतना कम क्यों है? हाँ भाभी, खाना तो ठीक ही बना है, लेकिन नमक कम क्यों डाला है? दीदी, मेरी माँ हमेशा कहा करती थी, खाने में अगर कोई चीज कम हो जाए तो चलेगा, लेकिन ज्यादा के लिए कोई जगह नहीं है। और अभी 2 दिन पहले ही मम्मी जी का ब्लड प्रेशर इतना हाई हो रखा था, तो मैंने खाने में नमक कम डाला। वाह वाह, मान गए, कितनी होशियार बहू मिली है मुझे। क्या खाक होशियार मिली है? एक मेरे अकेले के कारण पूरे घर को कम नमक का खाना क्यों खिलाना? कोई बात नहीं मम्मी जी, अभी मैं आपके हिस्से का इस कटोरी में निकालकर बाकी में नमक मिला देती हूँ, सिर्फ इतनी सी तो बात है। रागिनी का मन बड़ा उदास हो जाता है कि उसने इतने मन से खाना बनाया, लेकिन खाने की तारीफ करने के बजाय सबने उसके खाने की इस छोटी सी कमी का बवाल बना दिया। अब जब भी कोई बात होती तो रागिनी की दोनों ननद और सास रज्जो भी कभी भी उसको कम दहेज का ताना देने में पीछे नहीं रहती। हमेशा किसी न किसी बहाने से वो इस बात पर आकर खड़े हो जाते कि तुम्हारे मायके से कम दहेज मिला, लेकिन रागिनी ने कभी भी इस बात का जवाब नहीं दिया। बीतते समय के साथ रागिनी के देवर सागर का भी रिश्ता हो जाता है और कुछ ही दिनों में महिमा इस घर में नई बहू बनकर आ जाती है। घर में चारों तरफ हंसी खुशी की आवाजें गूंज रही थी। घर पूरे मेहमानों से खचाखच भरा हुआ था। प्रीति बिटिया, जरा अपनी छोटी भाभी का सूटकेस तो उठा कर लिया, देखो तो सही तेरी ये छोटी भाभी क्या क्या लाई है। इतना कहकर सल्ला जी जोर जोर से हंसने लगती है। जा जाकर बहू का सूटकेस उठा कर लिया। क्या हुआ जेठानी जी, आप बड़े धीरे से बोल रही हो? आपको मेरी किसी बात का बुरा लग गया है क्या? अब मैंने तो इसलिए कहा कि पहले बेटे की शादी, राहुल की शादी में तो आपके अरमान पूरे नहीं हो पाए, शायद अब सागर की शादी में आपका मन चाहा जैसा दहेज मिला हो। हाँ, मिला होगा, क्यों नहीं मिला होगा, बिल्कुल मिला है। तुम भी देखो, इसीलिए तो तुम्हारे सामने खुलवा रहे। उधर एक कोने में बैठी महिमा को ये सुनकर बड़ा ही अजीब सा लगता है कि आज की इस 21वीं सदी में भी एक लड़की की बजाय उसके लाए हुए दहेज को इतनी तवज्जो दी जा रही थी, लेकिन वो समय की नजाकत को देखते हुए चुप रहना बेहतर समझती है। प्रीति लाकर सबके सामने सूटकेस रख देती है और फिर महिमा को बुलाती है। आओ भाभी आओ, जरा सूटकेस खोलकर दिखाओ, क्या क्या गिफ्ट्स लाई हो आप हम लोगों के लिए। जी दीदी, लीजिए, ये रहे आप लोगों के सूट और ये रही मम्मी जी की साड़ी और ये रागिनी भाभी की। आज चाची सास के लिए कुछ नहीं लाई बहू रानी? बहू तो पहले से ही सयानी है भाई। अरे चाची, तुम अपने लिए रो रही हो, यहाँ हमारे लिए लाले पड़े,
ये इतना सिंपल सा सूट, ऐसे सूट तो हम अपनी काम वाली कमला को भी ना दे। सच में बहुत ही ओल्ड फैशन सूट है महिमा भाभी। रागिनी भाभी, क्या आपको भी आपकी साड़ी अच्छी नहीं लगी? अरे नहीं नहीं, मुझे तो मेरी साड़ी बहुत पसंद आई महिमा, मैं तो इसे जल्दी ही तैयार करवा के पहनूंगी। हाँ हाँ, पसंद क्यों नहीं आएगी, दोनों एक जैसे घर से जो ठहरी। लो मेरी साड़ी भी तुम ही रख लो, महिमा तुम ही पहन लेना। महिमा ये सब सुनकर बड़े जोर जोर से रोने लगती है। लो जी, एक तो भाभी ऐसे सूट लाई है, ऊपर से इमोशनल कार्ड और खेल रही है। धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं, लेकिन महिमा रागिनी की तरह सीधी सादी नहीं थी। वो अच्छे को अच्छा और बुरे को बुरा कहना जानती थी। फिर एक दिन दोनों देवरानी जेठानी रसोई में काम कर रही होती है। भाभी सुनो ना, ये आपकी बात मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लगी। आपने मम्मी जी को कुछ कहा क्यों नहीं? आज फिर उन्होंने सबके सामने आपका मजाक बनाया। अरे महिमा, अब क्या कहूँ, मुझे तो आदत सी हो गई है। आज पूरे 6 साल होने को आया है इस घर में, लेकिन कभी वो अपनापन मिला ही नहीं जो सब सोचकर मैं इस घर में आई थी। वो तो अब तू है जो मेरा इस घर में मन लगा रहता है, वरना बस कुछ पूछो मत। नहीं भाभी, ये लोग ऐसे नहीं है। शुरू में मैं भी बहुत दुखी होती थी, लेकिन अब मैंने सोच लिया है, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। आखिर हम कब तक इनका ये सब खेल देखते रहेंगे? हमारे माँ बाप ने जो कुछ दिया है बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन इनको पता नहीं क्या चाहिए। अब आप देखते जाओ आगे आगे होता है क्या। लेकिन हाँ, आप मुझसे प्रॉमिस करो, आप भी इस काम में मेरा साथ देंगे। मैं जैसा जैसा करूंगी आप ठीक वैसा वैसा ही करेंगी। ये बता अब क्या करने वाली है? भाभी बस मैंने बोला ना, आप मुझे प्रॉमिस करो, बाकी सब काम करने की जिम्मेदारी मेरी है। फिर एक दिन प्रीति शाम के समय महिमा के पास आती है। भाभी कल मेरे कॉलेज में एक गेट टुगेदर है, जिसके लिए सब लोग पॉटलक पार्टी कर रहे हैं, तो आप मुझे कुछ एक बढ़िया सा इटालियन बनाकर दे देना। आपके हाथ का इटालियन बड़ा अच्छा बनता है। इटालियन दीदी? आपको मेरे हाथ का इटालियन कब अच्छा लगा? अरे आपने पिछले हफ्ते वो व्हाइट सॉस पास्ता बनाया था ना। हाँ दीदी, बनाया तो था, लेकिन वो आपको पसंद कब आया था? आपने बोला था ना उसमें ऑरिगानो ज्यादा है, चिली फ्लेक्स कम है, चीज तो नाम का ही है। तो मुझे कहाँ अच्छा इटालियन बनाना आता है। आप रहने दो, मैं रागिनी भाभी से कहकर कुछ अच्छा बनवा लेती हूँ। रागिनी भाभी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो शायद ही कल सुबह आपके लिए कुछ बना पाए। एक बार आप चाहो तो जाकर उनसे बात कर लो। प्रीति रागिनी के पास उसके कमरे में जाती है। भाभी आप मेरे लिए कॉलेज की पॉटलक पार्टी के लिए कल कुछ अच्छा बना दो ना। रागिनी हाँ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे प्रीति के पीछे खड़ी हुई महिमा दिखाई देती है, जो उसे ना का इशारा कर रही थी। हाँ दीदी, मैं आपके लिए बना तो देती, लेकिन मेरे सिर में ना पिछले हफ्ते से बहुत तेज सिर दर्द हो रहा है। मैं कल सुबह तो कुछ भी नहीं बना पाऊंगी। डॉक्टर ने मुझे रात को दवाई खाकर आराम करने के लिए कहा है। कल तो मैं सुबह लेट ही सोकर उठूंगी, तो मैंने तो सारे किचन की जिम्मेदारी भी महिमा को दे रखी है। ये सुनकर प्रीति गुस्से में पैर पटकते हुए वहां से चली जाती है, और फिर महिमा कमरे में आकर रागिनी को गले लगा लेती है। ये हुई ना बात मेरी प्यारी जेठानी जी, बस आप यूं ही ताल से ताल मिला और फिर मैं इन सब के सुर ताल ना बिगाड़ दूं तो मेरा नाम भी महिमा नहीं। ऐसे ही फिर एक दिन सासू माँ अपने पैरों की मालिश के लिए आवाज लगाती है। अरे कहाँ हो दोनों की दोनों, एक काम की नहीं हो, एक काम नहीं होता तुमसे ठीक से। जब देखो तब अपने कमरों में घुसी रहती हो। अरे जरा बाहर निकल कर तो आओ, कितने जोर से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। तभी रागिनी और महिमा दोनों एक साथ निकल कर आते हैं। रागिनी महिमा की तरफ देखती है और महिमा उसे स्ट्रांग रहने का इशारा करती है। अब मेरे घुटनों में ये तेल लगाओगी कि यूं ही दोनों एक दूसरे की शक्ल देखती रहोगी? मम्मी जी, मैं आपको बताना ही भूल गई, कल आपको तेल लगाने के बाद मैंने बिट्टू को तेल लगाया तो बिट्टू बहुत तेज रोया, क्योंकि इस तेल में ना पीपरमेंट बहुत ज्यादा है जो उसे चुभ रहा था। तो आज से ये तेल मैं आपको नहीं लगा पाऊंगी, सॉरी। हाँ मम्मी जी, मैं भी आपको बताना भूल गई कि मुझे भी ना इस तेल से एलर्जी है। इस तेल को लगाने के बाद मेरे पूरे हाथों में पूरी रात इतनी तेज जलन होती रही, मैं आपको बता नहीं सकती। आप एक काम करिए ना, प्रीति दीदी से तेल लगवा लीजिए। अरे ठीक है, दोनों के दोनों एक नंबर के निकम्मी हो। अभी मैं अपनी बेटी को बुलाती हूँ,
देखो वो मुझे कितना बढ़िया तेल लगाती है। प्रीति, प्रीति। तभी प्रीति अपने कमरे से निकलकर बाहर आती है। क्या हुआ मम्मी? प्रीति बेटा, जरा मेरे पैरों में तेल तो लगा दे, बड़े जोर से मेरे घुटनों में दर्द हो रहा है। कल सत्संग के लिए मंदिर तक पैदल चलकर क्या चली गई, ये दोनों घुटने जवाब दे रहे हैं। ये सुनकर प्रीति के होश उड़ जाते हैं। क्या मम्मी, पैरों में घुटनों में तेल लगाऊं? वो मम्मी, मुझे ना अभी अभी अपने कॉलेज की फाइल तैयार करनी है, मैं आती हूँ बाद में। इतना कहकर प्रीति वहां से खिसक जाती है। दोनों बहुएं मुस्कुराती हुई वहां से चली जाती है। आज रज्जू को भी कुछ एहसास हुआ कि दोनों बहुओं ने उनके काम के लिए शायद पहली बार मना किया है। अरे अभी पैर ही तो थके हैं मेरे, हाथ थोड़ी ना टूट गए। इन हाथों में भी बहुत जान है, मैं अपने हाथों से ही अपने पैरों की मालिश कर लूंगी। कोई इस घर में काम का नहीं है, सबके सब निकम्मे है। ऐसे ही कुछ दिन और बीतते हैं और बीतते वक्त के साथ अब महिमा और रागिनी भी घर में खुद को पीछे रखकर घर की दोनों बेटियों को आगे रखा करती। फिर एक दिन सब लोग साथ में बैठकर खाना खा रहे थे। रज्जो, मैं क्या कह रहा था कि कल मुझे वो पप्पू पुतैया मिला था, कह रहा था बाबूजी अभी घर में पेंट करवा लो, अभी हम लोग फ्री है तो सस्ते में भी हो जाएगा। ये सुनकर महिमा के दिमाग में करंट दौड़ता है और वो तुरंत कहती है, लेकिन पापा जी अभी तो रागिनी भाभी को मायके जाना है क्योंकि बिट्टू की छुट्टी है ना, और मैं अकेले इतना काम थोड़ी ना करवा पाऊंगी। हाँ महिमा बेटा, मैं तुम्हारी बात समझ गया। मैं मेघा को बुला लेता हूँ, तुम मेघा और प्रीति तीनों मिलकर कर लेना। रमेश तभी मेघा को फोन घुमाते हैं। मेघा बेटा, परसों से जरा घर में तुम्हारी जरूरत है तो तुम आ जाओ। हाँ पापा, बताओ कहाँ चलना है। मेघा को लगा था कि हर बार की तरह उसके पापा मम्मी के साथ उसे शॉपिंग पर जाना है। लो, तुम अपनी मम्मी से बात करो, वो तुम्हें ठीक से बताएगी। अरे मेघा, वो शॉपिंग पर नहीं जाना है, बल्कि घर में पेंट के लिए बुला रहे हैं तुम्हारे पापा। ये सुनकर मेघा के तो तोते ही उड़ जाते हैं। क्या कहा मम्मी? हेलो मम्मी, आपकी आवाज नहीं आ रही, बाद में फोन करती हूँ। अरे सुन तो मेघा। लेकिन मेघा बिना कुछ सुने ही फोन रख देती है और रमेश और रज्जो अच्छे से समझ जाते हैं। अब सबकी निगाह पास बैठी प्रीति पर टिकती है। प्रीति बेटा, तू तो कहीं बिजी नहीं है ना? अरे नहीं, हमारी प्रीति तो बड़ी ही सयानी है ना बेटा, वो तो हर काम के लिए तैयार रहती है। सुशीला की अपनी बहू से बिल्कुल नहीं बनती थी। कितना मना किया था लव मैरिज मत कर, पर माना नहीं। अब भुगतना तो मुझे पड़ा है ना। ये मैडम तो खाली हाथ चली आई और काम करने के नाम पर नील बट्टे सन्नाटा। माँ जी, जो दूध फट गया था ना, उसका पनीर बनाकर सब्जी बना ली है। पर दूध फटा कैसे तुमसे, ये बताओ तो। तुम ठीक से गर्म नहीं किया था क्या? दूध तो अपने आप फट गया, गर्मी ही इतनी है, इसमें मेरी क्या गलती है? बस बहस करवा लो तुमसे, तो कुछ बोल ही नहीं सकते। अलका चुपचाप वहां से चली जाती है और पौधों में पानी डालने लगती है। अरे क्या हुआ अलका? सुशीला के चिल्लाने की आवाजें बाहर तक आ रही है। कुछ नहीं आंटी, कोई बात नहीं, होता रहता है सास बहू में तो। इतनी अच्छी बहू मिली है सुशीला को, एक शब्द भी कभी उसके लिए बोलती नहीं है। मेरी बहू को देखो, 25 घंटे में से 24 घंटे मेरी बुराई करती रहती है। अच्छा आंटी, मैं चलती हूँ, उनकी चाय का टाइम हो रहा है। वो चाय बना रही होती है, तभी वो अपने देवर संजय की बातें सुनती है। अरे जब मैंने कह दिया है कि पूरी कोशिश करूंगा ना कि मम्मी पापा को मना लूं शादी के लिए, और नहीं माने तो? फिर मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा प्रिया। मैं उनकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। तो फिर इसे यहीं खत्म करते हैं, आगे बात करने का कोई फायदा नहीं है। संजय फोन रख देता है और थोड़ा उदास होता है। मैं बात करूं भैया मम्मी जी से? नहीं भाभी, कोई फायदा नहीं है। शादी के इतने साल बाद भी मम्मी ने आपको अपनाया नहीं है, कोई फायदा नहीं है। भैया में थी इतनी हिम्मत की कर ली लव मैरिज, मुझ में मम्मी से लड़ने की हिम्मत नहीं है। एक लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, हमने इसलिए इसे यहीं खत्म कर दिया है। कुछ दिनों बाद सब सही हो जाएगा। उसी शाम सुशीला संजय को बोलती है, संजय कोई लड़की देख रखी है तो भूल जाना, मैं तेरी शादी अपनी पसंद से करूंगी। नहीं माँ, कोई नहीं है। हाँ, होनी भी नहीं चाहिए। ये जो मैं लाई हूँ रिश्ते, इनमें से ही देख ले। हाँ माँ, जैसा बोलो। इस बार अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी जो घर को संभाल के रखेगी। इसकी तरह थोड़ी ना कि कोई काम ही नहीं आता और गज भर की जुबान है। ओहो माँ, अब बस भी करो। भाभी, आपने दही बड़े बना भी दिए,
कल कहा था मैंने आपसे बनाने के लिए। हाँ, बना दिए कब के, बस ला रही हूँ सबके लिए। मुझे भी चखा दे। आय हाय, बड़ा ही गंदा है। मेरी बेटी कीर्ति बनाती है ना तो मुंह में रखते ही घुल जाते हैं। ले जा इसे। भाभी मुझे तो बहुत ही बढ़िया लगे, मजा आ गया। इतने में ही अलका की ताई सास आ जाती है। अरे भाई, किसको क्या अच्छा लगा, जरा हमें भी बताओ। ताई जी, अरे आइए ना, बैठिए, मैं आपके लिए दही बड़े लाती हूँ। भाई, मजा आ गया खाकर, इतने स्वादिष्ट बने हैं कि बस जब जाऊंगी तब थोड़े रख देना, अपनी बहू को भी खिलाऊंगी, उसके हाथ में अभी तक ये स्वाद नहीं आया। और ताई जी, ये देखिए, आपने जो चादर बताई थी पिछली बार, मैंने बना ली। रोज दोपहर में अपने कमरे में मैं यही करती हूँ। ये हो जाएगी, फिर किरोशिया चालू कर दूंगी। तुझे किरोशिया भी आता है? कमाल हो गया, आजकल बहू को कपड़े तक नहीं धोने आते, तुझे तो ये सब आता है। अरे सुशीला, इतनी बढ़िया बहू मिली है, थोड़ी कद्र कर लिया कर। बहू तो अब आएगी जिज्जी, मैं लाऊंगी अपनी पसंद की। बड़े ने तो सुनी नहीं, छोटे की तो मैं बिल्कुल चलने नहीं दूंगी। तू कौन सी कम है, क्या तुझे जानती नहीं मैं? अपने समय में क्या क्या किया है तूने। एक बच्चों के सामने मेरा मुंह मत खुलवा। हाँ, भर दो कान इसके, पहले ये सुनती नहीं है मेरी। मैं तो जा रही हूँ अपने ठाकुर जी के पास अपने मन की कहने, मुझे क्या लेना देना है बुराई भले से। हाँ, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। अब बहू, तू इसे छोड़ इसकी बातें, तू बता और क्या क्या बना है। रमा बहू के साथ खूब बातें करती है, उसकी खूब तारीफें करती है, और थोड़ी ही देर में उसका बेटा उसे लेने आ जाता है। अरे भाभी, आज तो इतना कुछ बना रखा है आपने, आज तो मैं खा पी कर ही जाऊंगा। भैया, आप आ गए हैं तो संजय भैया से भी बातें कीजिए, इनसे बोलिए कोई अच्छी सी लड़की देख ले और शादी करे। माँ जी बहुत इंतजार कर रही है अपनी पसंद की बहू लाने के लिए। कैसे भी आए, मेरी नेक्स्ट भाभी आपसे अच्छी तो नहीं होगी, और आप इसकी शादी से फ्री होकर मेरे लिए लड़की देखना चालू करो, आपके जैसी लाना। बस बस, बटरिंग मत करिए, खाना खाइए। अरे इसके जैसे तो मैं दूर दूर तक बहू ना लाऊं, तू तो घर का बच्चा है। चाची, आप मेरे और भाभी के बीच में मत बोलिए, मैं तो इनके जैसी ही पत्नी लाऊंगा। जल्द ही संजय की शादी के लिए भी लड़की पसंद की जाती है। भाभी जी, अब देखिए, ये बैठी मेरी बड़ी बहू, इससे पूछ लीजिए कभी ऊंची आवाज में बात भी की हो तो मैंने इससे। ना कभी इससे कुछ मांगा ना बोला, जो गया ठीक, नहीं आया तो भी ठीक। अब बहू भी बेटी बराबर होती है। नहीं माँ जी, आप तो मुझे अपनी बेटी की तरह रखती हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा कि मैं इस घर की बहू हूँ। बस बस, हो गई तसल्ली हमें, लड़का तो हमें अच्छा लग ही गया है, बच्चों ने बात कर ली है, बस और हमें क्या चाहिए। चलिए तो फिर अब रोका कर देते हैं, दोनों बच्चे एक दूसरे को अंगूठी पहना दे, बस खुश रहे दोनों, हमारा आशीर्वाद बना रहे। दोनों का रोका हो जाता है, सब खुश होते हैं। अब सुशीला के फोन में रोज संजय के ससुराल के फोन आने लगते हैं। हाँ, वो मैं कह रही थी कि 4 किलो ड्राई फ्रूट की मिठाई लगेगी, वो मेरी बड़ी जिज्जी के यहाँ भेजना है और मेरी बेटी के भी यहाँ जाएगी। हम्म, अभी बस 2 घंटे में भिजवा देना, शाम तक आएगी बेटी तो ले जाएगी। ऐसा करना, 20 किलो ही कर देना, आस पड़ोस में भी तो जाएगी। ऊषा हाँ हाँ करती रहती है, पर मन में सोच रही होती है कि तब कहा था बिल्कुल नहीं चाहिए, अब मांगना चालू कर दिया, पर बेटी के लिए सब लेना देना चालू रखते हैं। जल्दी संजय की शादी सौम्य से हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। आज पहला दिन है, सबके लिए हलवा बना लो। मुझे तो नहीं आता बनाना, मुझे तो रसोई का कोई काम नहीं आता। क्या, कुछ नहीं आता? अरे इतना तो लड़कियों को आना चाहिए। आपने तो मम्मी से कहा था कि आप सिखा दोगी। अरे वो तो बोला ही जाता है, पर लड़कियों को थोड़ा बहुत तो आता ही है। किस्मत ही खराब है मेरी तो, एक भी अच्छी बहू नहीं है मेरे नसीब में, ना तो उसे कुछ आता है ना इसे। इससे अच्छी तो मेरी ही बेटियां हैं। इतने में अलका आती है। सौम्या परेशान मत हो, लाओ मैं बताती हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं सिखा दूंगी। हाँ, आते ही कान भर दे इसके, मेरे बेटे को तो अलग कर दिया तूने मुझसे, इसको भी भड़का दे, फिर वो भी मेरे खिलाफ हो जाएगा, पता नहीं क्या टोटका कर दिया है। सुशीला बड़बड़ करती रहती है और अलका सौम्या को हलवा बनाना सिखा देती है। बड़ा ही अच्छा बना है। हाँ, सौम्या ने ही बनाया है। पर दीदी, अरे हलवा हलवा करते रहोगे सब, या मुझे शॉपिंग पर भी ले चलोगे? त्योहार आ रहे हैं, सब कुछ मुझे ही करना पड़ेगा क्या? और हाँ सौम्या, अपनी मम्मी से बोल देना हम सबके लिए कैसे और मिठाई भेज सकते हैं। अलका तुम्हारे यहाँ तो जाएगा ही नहीं।
कुछ जब अब इतने सालों में कुछ गया ही नहीं है। आता तो था आप रेतुरन। चल संजय तू ही चल ले। मैंने सब कर लिया है और सौम्य को भी साथ ले लिया था तो काम हो गया। सबके कपड़े भी आ गए हैं और मिठाइयाँ भी। ला दिखा क्या लेकर आई है। वो सब सामान दिखाती है। इतने हल्के कौन पहनता है अपने यहाँ? तुम्हारे यहाँ होता होगा ये सब। इतनी गंदी मिठाई कौन खाएगा? अरे आपने पूरा सामान तो देखने ही नहीं दिया। वो सब तो माँ जी देख कर ही आए हैं। मेरा तो अब दिखाती हूँ आपको। सुशीला बगले झांकती है। और कार्तिक भैया आए थे, उनके हाथ ताही जी के लिए भी भिजवा दिया है। मुझसे पूछा भी नहीं, अपनी मर्जी से ही चलाते हैं। और शाम को बुआ जी भी आ रही है खाने पर। घर की बेटी है तो मेरी बेटी को भी बुला लेती। अपनी ननद का भी ख्याल नहीं आता है तुझे? वो तो पहुंचने वाली है, उनको कल ही कह दिया था ना फोन पर। दोनों बहुएं कमरे में चली जाती है। दीदी आप सबके लिए इतना करती हो, फिर भी मम्मी जी आपको उल्टा सीधा बोलती है। आपको बुरा नहीं लगता? लगता तो है पर कुछ नहीं कर सकती। वो हमने लव मैरिज की थी ना, तो अभी तक उसी का गुस्सा है। पर वो मेरे साथ भी तो ऐसे ही है। अरे छोड़ो तुम, ये बताओ कौन सा सूट लेना है। तुम पहले ये ले लो, मैं बाद में ले लूंगी। तभी रमा आ जाती है। अरे सुशीला कितना बढ़िया सूट भेजा है तूने मेरे लिए। कमाल ही हो गया। ये पसंद तो तेरी है। नहीं मुझे मालूम है, ये अलका ही लाई होगी। तेरी बहू मेरा दिल जीत लेती है हर बार। अब तो तेरी एक और बहू आ गई है, उसके हाथ का भी खिलवा दे कभी। अरे जीजी कहे कि बहू, मेरा मतलब है बहू का सुख है कहाँ मेरे नसीब में। उसे कुछ नहीं आता। सोचा था अपनी पसंद की लड़की लाऊंगी तो आराम से रहूंगी, पर ये तो उससे गई गई बीती है। अरे सुशीला हद करती है तू भी। उसको आए दिन एक दिन भी नहीं हुआ तूने बुराइयां भी चालू कर दी। थोड़ा समय तो दे उसे, सब सीख जाएगी। सौम्य बड़ा टाइम लगा कर और मेहनत करके सबके लिए अच्छा सा खाना बनाती है। ओहो ये क्या बना दिया आज, ये तो रोज खाने से भी ज्यादा गंदा लग रहा है। माँ जी आपके लिए तो कुछ भी कर दो, आपको तसल्ली ही नहीं मिलती है। आपका मुंह ही बना रहता है। हैं? ये किस तरीके से बात कर रही हो मुझसे? ये क्या बात हुई? आपने अपने आप को देखा है किस तरह सारा दिन आप दीदी के पीछे पड़ी रहती हो? वो चुपचाप सुन लेती होगी, मैं बिल्कुल नहीं सुनूंगी। देख संजय कैसी बोल रही है ये। तू कुछ बोलेगा नहीं? आपकी पसंद थी, अब आप ही देख लो। ये अच्छा है, दोनों में से कोई कुछ भी बोलता नहीं अपनी बीवी को। माँ आप अपने आप को भी तो देखो ना आपको अलका अच्छी लगती है और ना ही अब सौम्य भी बुरी लगने लगी है। माँ कभी तो कितना चुप रहती है, कभी कोई ज्यादा जवाब नहीं देती, फिर उन्होंने भी अपने आप को उल्टा सीधा बोलते रहना है। वाह ये दिन आना ही था एक दिन दोनों बेटे मेरे खिलाफ हो गए। ये कहकर वो जोर जोर से रोने लगती है। अरे ओ क्यों री, देख वैसा देखा जाए तो बच्चे सही बोल रहे हैं। इतनी बढ़िया बहू है, मेरे साथ तो कभी कोई चिक चिक नहीं हुई दोनों की। तेरी जुबान भी तो देख। जीजी आप भी। अरे तू छोड़ ये सब, अपने दिल की भी बात कर ले। ये सुनकर सुशीला थोड़ी चुप हो जाती है। इतने में पड़ोसन आती है। अरे सुशीला अपने दोनों बहू को भेज देना मेरे यहाँ। अलका को भजन बहुत अच्छे आते हैं और ये सौम्या है ना, ये डांस अच्छा करती है भजनों पर। अच्छा मैंने तो कभी नहीं देखा, चलो मैं आज देख लूंगी। मैं भी आ जाऊं? हाँ आ जाना, पर तुम गाना मत गाना न डांस करना, तुम्हें कुछ नहीं आता, फिर सब हंसेंगे। मेरे यहाँ तो इन दोनों का इंतजार रहता है। अलका अच्छी सी साड़ी पहन लेते हैं, पर सौम्या तो सूट पहन कर जाएगी। सौम्या अभी महीना भर हुआ है शादी को, तुमने मुझसे बिना पूछे सूट पहन भी लिया? मैंने संजय से पूछ लिया है, उन्होंने कुछ नहीं कहा। उसे क्या पता घर के तौर तरीकों के बारे में, तुम्हें मुझसे पूछना चाहिए था। मैंने शादी संजय से की है, आपसे नहीं। तो जो वो बोलेगा हम कर देंगे, मैं तो कर दूंगी। अरे सुशीला क्यों बहुओं का मन खराब कर रही है? कितनी सुंदर तो लग रही है दोनों। जाने देना, वहां सब इंतजार कर रहे होंगे। पड़ोसन के यहाँ सब लोग सौम्या और अलका की बहुत ही तारीफ करते हैं। भजन के बाद दोनों रसोई में चली जाती है। अरे अलका सब्जी तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट बनाई है, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं। हमें खाने पर बुलाओ कभी। दोनों ने मिलकर पूरा खाना जल्दी जल्दी निपटा दिया। पड़ोसन ने उनके सबके लिए खाना रख दिया था।
अरे सुशीला, बड़ी भाग्यशाली हो। एक तो इतनी सुंदर बहू है और काम काज में इतनी माहिर। पूरा काम निपटवा दिया, मुझे तो उठने ही नहीं दिया। और भजन कितना बढ़िया आता है कि मुझे भी फेल कर दिया। अच्छा ही हुआ तुम नहीं आई। तुम्हें मैं वीडियो भेज दूंगी, खाना खाकर देखना, पानी बहू के हाथ का उंगलियां चाटती न रह जाए। हाँ हाँ, झूठी तारीफ मत करो इन दोनों की। मुझे पता है ये कैसे खाना बनाती है। एक को थोड़ा बहुत आता होगा, दूसरी को तो बिल्कुल भी नहीं आता। अरे सुशीला, तू भेड़ चालू हो गई कि इस बात का गुस्सा है तेरे अंदर? खाना खाकर तो देख कितना बढ़िया बना है। मैंने तो सब खा लिया है, और अगर कार्तिक के लिए सब रख दूं? तुम सारा ही ले जाओ। मैं तो नहीं खाऊंगी, मैं तो अपना बना लूंगी। और रमन के लिए चौन दे जा रही हूँ। तू अपना ध्यान रखना, जो समझ आए कर लेना। ताई जी चली जाती है। अब सुशीला का मन बहुत करता है कि खाना चख तो ले। सबके सामने जाने के बाद बचा हुआ खाना खाने लगती है। ओहो, ये तो बहुत ही स्वाद है। मन मान ही नहीं रहा, इन दोनों ने बनाया है। काश थोड़ा ज्यादा ले आई होती जीजी। चलो कोई बात नहीं, इतना भी बढ़िया ही था। अगले दिन माँ जी वो फ्रिज में कल की बची हुई सब्जी रखी थी जो प्रसाद की थी, मिल नहीं रही। थोड़ा हलवा भी भिजवाया था ना, मैंने सोचा था थोड़ा सा काम वाली को दे दूंगी। अरे वो तो जीजी ले गई है ना सारा। नहीं, तेजी से तो सारा नहीं लेकर गई थी, छोड़कर तो गई थी। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? बस अब यही रह गया है, झूठा भी बना दो मुझे। माँ जी, आप बात को कहाँ से कहाँ ले जाती है? हम बस पूछ रहे हैं कि खाना कहाँ गया। भाई मुझे नहीं पता, मैंने अपना खाना बनाया था और वो वहीं खाया है। अलका, ठीक है माँ जी, कोई बात नहीं। अगली सुबह बहू के उठने से पहले सुशीला उठकर रसोई में काम करने लगती है। माँ, आप क्यों काम कर रही हो? अभी 100 में उठ जाएगी ना। हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? हाँ माँ, आप क्यों कर रही हो? अरे आज मुझे डॉक्टर के यहाँ जाना है, तो सोचा काम खत्म करके चली जाऊं। क्या हुआ माँ, आपने बताया नहीं? डॉक्टर के यहाँ क्यों जाना है? हमें क्यों नहीं बताया? इन दोनों को पता है कि आपकी तबीयत खराब नहीं है। मैंने बोल दिया तो था, चला फिरा नहीं जा रहा, पैरों में दर्द, पर किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, तो मैंने सोचा खुद ही चली जाऊं। दोनों गुस्से में तमतमा जाते हैं और अलका और सौम्य को उठाते हैं। क्या बात है, तमीज नहीं है? माँ की तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें सोने से फुर्सत नहीं है। तुम उनके पैरों में तेल नहीं लगा सकती थी क्या? माँ जी, आप कितना झूठ बोलती है। कल पहले दीदी ने तेल गरम किया और आपके, फिर रात को वापस में पूछने आई आपसे, आपने साफ मना कर दिया। अब हमें क्यों सुना रहे हैं? सुशीला फिर जोर जोर से रोने लगती है। माँ जी, आपके तो नाटक ही नहीं समझ आते। सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। हद होती है हर बात की। हम लोग आपको कुछ कहते नहीं है, सब जानते हुए भी, फिर भी आप ऐसा करती हैं। क्या हमें पता नहीं कि पड़ोस वाली आंटी के यहाँ से आया हुआ खाना आपने ही खाया है? हम सबको पता है, हम लिहाज कर लेते हैं आपका। बस अब मुझे चोर भी बना दो तुम लोग। माँ, कोई चोर नहीं बोल रहा आपको, पर हमने देखा था आप कहाँ जा रहे थे, बस वही बोल रहे हैं। हाँ, बस इनकी बीवियों को कुछ मत बोलो। जाते हैं ना दोनों। माँ जी बस करिए, आपसे कोई कुछ नहीं कह रहा। आपका घर है, अच्छे से रहिए, आराम से रहिए, ये लोग बुराई मत करिए। वाह, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदल रहा है। आज तेरी भी जुबान खुल गई है। अरे क्या हुआ, मैं कल अपनी साड़ी भूल गई थी, वो लेने गई थी। सुशीला, तेरी आवाजें बाहर तक आ रही हैं, क्या हो गया? कुछ नहीं ताई जी, ये तो बस सास बहू में चलता रहता है। मुझे तो बुरा नहीं लगता कि वो बड़ी है, कि मैं कुछ नहीं कर सकती। हाँ ताई जी, कुछ नहीं हुआ, हम दोनों में कोई कमी है शायद, हम मम्मी जी को खुश नहीं रख पा रहे। देख सुशीला, मैंने सब सुना। ये जो तूने नाटक किया, पर तेरी बहुओं को देख, जो एक शब्द भी तेरे लिए बोल दे। कदर किया कर इन दोनों की, वक्त के साथ खुद को भी बदल। हाँ हाँ जीजी, देखेंगे, अपनी बहू आएगी ना तब बात करना। मैं तो इनके जैसे ही सुशील बहू लाऊंगी। अलका और सौम्या चुप खड़ी हो जाती है। अंदर जाओ तुम दोनों, अपनी झूठी तारीफ सुनकर ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। वो दोनों अंदर चली जाती है और सुशीला पटपट करती हुई अपने कमरे में मुंह ढककर सो जाती है।